बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्योंकि लास्ट टॉपिक हमने जो फर्स्ट ईयर का सॉरी सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 1 था वो हमने कंक्लूड किया था कैपेसिटर्स पे। कैपेसिटर का हमने टाइम कांस्टेंट देखा था कि टाइम कांस्टेंट क्या है, और फिर हमने ये देखा था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए। तो उसी से मिलती जुलती चीज़ें थी। उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म थी कि कैपेसिटर को अगर आपने डिफरेंट कम्बिनेशन में लगाना हो तो कितने कम्बिनेशन हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास दो कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में क्या करते हैं हम, 1 to 1 लगा देते हैं, यानी एक कैपेसिटर के आगे ये एक कैपेसिटर है तो इसके आगे एक दूसरा कैपेसिटर लगा दी, इसके आगे एक तीसरा कैपेसिटर लगा दी, इसके आगे एक चौथा कैपेसिटर। ये होता है सीरीज कम्बिनेशन। कैपेसिटर के साथ आगे कैपेसिटर जोड़ते चले जाएं। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है उसे सीरीज कम्बिनेशन कहा जाता है। और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपने फाइंड करनी हो, सी इक्विवेलेंस, ये सी इक्विवेलेंस फाइंड करने का फार्मूला है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन। अब इस कम्बिनेशन के कुछ फीचर्स भी हैं। पहला इसका फीचर ये है कि अगर आपने सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर अटैच किए हुए हैं तो सब कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा, और हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो भी सेम होगा। इसके अलावा तमाम कैपेसिटेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस उनका सेट होगा, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उन तमाम का जो सम होगा वो इक्वल होगा बैटरी के वोल्टेज के। यानी कैपेसिटर C1 इसका वोल्टेज V1, कैपेसिटर C2 है इसका वोल्टेज V2 है, और इस तरीके से तीसरे कैपेसिटर के वोल्टेज V3 है। तो जब सबको आप ऐड अप करेंगे तो वो जो वोल्टेज आएंगे वो आपके पास बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा। ये बैटरी के वोल्टेज भी है। दूसरा कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है कि इसमें आपके पास जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन सब की लेफ्ट साइड को आपस में आपने कंबाइन कर देना होता है और राइट साइड को आपस में कंबाइन कर देना होता है। तो इस तरह का ये जो आपके पास कम्बिनेशन बनता है ये बनता है पैरेलल कम्बिनेशन। और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये आपको अजीब लग रहा होगा कि आपने रेजिस्टेंसेस के केस में थोड़ा उल्ट पड़ा था। यानी रेजिस्टेंसेस में जो सीरीज में होता था वो इस तरह का फार्मूला होता था, यानी R1 + R2 + R3, और पैरेलल में आपके लिए होता था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लेकिन कैपेसिटर के केस में थोड़ा उल्ट हो गया। अब इसके फीचर्स क्या हैं। इसमें ये है कि जो हर कैपेसिटर उसमें से डिफरेंट करंट जो है वो पास करेगा। शर्त ये है कि हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ज़ाहिर है, अगर सबकी कैपेसिटेंस सेम होगी तो फिर करंट सब में से सेम पास करेगा। इसके अलावा हर कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो भी डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा। और तमाम जो चार्जेस हैं जब आप इनका सम लेंगे, यानी कैपेसिटर C1 पे चार्ज स्टोर हुआ है वो सपोज Q1 हुआ है, दूसरे कैपेसिटर पे Q2 हुआ है, तीसरे कैपेसिटर पे Q3 हुआ है, तो सब कैपेसिटर पे स्टोर होने वाले जब चार्जेस का आप सम लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा कैपिटल Q के। एवरी कैपेसिटर हैव सेम वोल्टेज। हर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो सेम होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों के डिफरेंट, यानी उधर जो चीज़ सेम थी वो इधर डिफरेंट है, जो इधर सेम है वो उधर डिफरेंट थी। यानी उल्ट कर देनी वही चीज़ें आपने यहाँ पे। अब इसके बाद जी आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया अब यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंडक्टर के पास जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी ये आपके पास एक कंडक्टर है और आप इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। तो अब चूंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो किधर जाते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा और इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो इधर धकेलना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जो इस कंडक्टर के क्रॉस सेट हुई है तो वो हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और ये पॉजिटिव एंड है कंडक्टर का क्योंकि ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव है और इस हिसाब से ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह बन रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करें उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आप कह सकते हैं कि हमेशा जब किसी कंडक्टर को आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किसी बैटरी के साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे राइट टू लेफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्चुअली जब आपके पास कोई कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली आप देखें, यानी आपने इस पर अभी तक कोई बैटरी आपने अप्लाई नहीं की हुई सपोज, तो बैटरी अप्लाई अगर आपने नहीं की तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं और उनकी जो वेलोसिटी है वो कई 100 किलोमीटर होती है, 100 किलोमीटर पर सेकंड। क्योंकि वो सारे रैंडम डायरेक्शन में होते हैं तो लिहाजा जिस इलेक्ट्रॉन का जिधर जी जाता है वो उधर मूव करता रहता है और उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ड्रिफ्ट में वेलोसिटी का कंसर्न है जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, यानी जब आप उस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कोई बैटरी आप कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन की मजबूरी बन जाती है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अब मूव करना है। जैसे कि यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लिया और उस एवरेज वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत कम वेलोसिटी होती है, ये फ्यू किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी कहाँ वो वेलोसिटी जो बगैर बैटरी के थी, बैटरी के बगैर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन थी वो कई 100 किलोमीटर पर सेकंड थी, यानी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो चूंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनकी रोटेशन सेट हो गई है, डायरेक्शन सेट हो गई है, तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है उनकी आपस में आप कह सकते हैं कि जो कोलिजन है वो बहुत ज्यादा हो गई है और इस तरीके से उनकी वेलोसिटी कम हो गई है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, और ये चंद किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका फार्मूला दिया है V = I/N Q। आई जो है ये उस कंडक्टर से पास होने वाला करंट है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ चार्जेस है जो आपने चार्ज कंसिडर किए हुए हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यू जो है ये वो चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन होगा तो आप यहाँ पे क्यू की जगह ई पुट कर देंगे, और ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिस कंडक्टर में से आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये चीज़, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अच्छा, करंट से जो है ये तीन तरीकों से हम डिस्कस करते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से हम कहते हैं, और ये हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। लेकिन इन साइड दी बैटरी अगर हम बात करें, यानी ये बैटरी है,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर बाहर की बात करें तो ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, लेकिन इनसाइड दी बैटरी की बात करें तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो सर्कल है वो कंप्लीट करना है, तो सर्कल ऐसे ही कंप्लीट होगा कि नेगेटिव से इधर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव से होकर फिर इधर दोबारा नेगेटिव। तो इनसाइड दी बैटरी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आता है, और ये इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं आ पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और आगे सामने भी नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने से गुरेज करेगा, वाइड करेगा, उसे एक रिपल्शन फोर्स होगी, तो लिहाजा बैटरी को वर्क करना पड़ता है, बैटरी पे वर्क करके इस नेगेटिव चार्ज को उठा के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचाएगी। और यही वो ईएमएफ होती है जो हम पढ़ते हैं कि जो बैटरी जो है वो वर्क करती है चार्जेस के ऊपर, उनको इन साइड दी बैटरी पास करवाने में, यानी बैटरी के अंदर से जब चार्जेस को पास करवाना होता है एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक, तो जितना वर्क बैटरी करती है उसे हम कहते हैं ये ईएमएफ। और याद रखें कि जो ईएमएफ होती है ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल में। अब वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी हो सकती है? अगर आपके पास कोई एसिडिक बैटरी है तो वो आपके पास उस एसिड के अंदर, एसिडिक बैटरी के अंदर जितनी सारी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करंट के इफेक्ट्स अगर हम देखें तो तीन किस्म के इफेक्ट्स हैं। अच्छा, बात करते हैं करंट की, तो करंट एक तो इलेक्ट्रॉनिक करंट था, और इलेक्ट्रॉनिक करंट दूसरा है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये जब शुरू शुरू में जिस साइंटिस्ट ने, फिजिस्ट ने ये करंट डिस्कवर किया था, तो उस वक्त उनके नेगेटिव चार्जेस दरियाफ्त नहीं हुए थे, सिर्फ पॉजिटिव आइन दरियाफ्त हुए थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। तो उसने कहा कि जो करंट फ्लो करता है ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ तो फिर ये देखा गया कि नहीं, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं, जो पॉजिटिव आइन होते हैं, वो तो अपनी जगह पे रेस्ट में रहते हैं, अगर कोई चीज मूव कर रही होती है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लिहाजा जो करंट फ्लो करता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार होता है। तो चूंकि फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने ये काम किया था उसने पॉजिटिव चार्जेस को बेस बनाया था, तो लिहाजा ये आज तक उसकी कन्वेंशन जो है उसको जिंदा रखा गया कि एक उसकी याददाश्त कायम रहे, बाकी रहे कि इस बंदे ने काम किया था, और ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस काम का आगाज हुआ था। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अगर हम एसिडिक बैटरी की बात कर लें तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट मूव करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूव की वजह से मूव करता है, फ्लो करता है। तो ये इस तरीके से तीन किस्म के आपके पास करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है और कन्वेंशनल करंट है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। करंट के इफेक्ट्स अगर देखें तो आपके पास तीन इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट आप अपने हीटिंग रॉड में देखते हैं, आयरन के अंदर देखते हैं, हीटर के अंदर देखते हैं, और कई चीजें हैं जहाँ पे आप हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। और हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड एक कानून भी है, लॉ भी है, जूल्स लॉ। ठीक है, यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू हो जाता है, तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जूल के लॉ की मदद से, कि अगर किसी कंडक्टर में से कुछ टाइम के लिए करंट पास करे तो उस टाइम में उसमें कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हम जूल लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये तो हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे लाजमन एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी अगर एक स्ट्रेट वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। और केमिकल इफेक्ट, ये जो भी एसिडिक बैटरीज हमने देखा है तो इसके अंदर जो इफेक्ट होता है करंट का वो केमिकल इफेक्ट होता है, या और भी जितनी इस तरह की बैटरीज हैं जिसमें आप करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये हीट का फार्मूला है जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने से प्रोड्यूस होती है। इसके आर टी आई जो है उसमें फ्लो करने वाले करंट की क्वांटिटी है, और जो है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, और टी वो टाइम है जिसके लिए आपने उसमें करंट पास करवाया, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए, जितने टाइम के लिए आपने पास करवाया ये टाइम है। ओम्स लॉ, ओम लॉ में ये बताता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब आप कोई बैटरी अप्लाई करते हैं, कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और उस करंट की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो डिपेंड करती है आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, जितने ज़्यादा आपने वोल्टेज अप्लाई किए होंगे उसमें उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और ये बेसिकली दोनों चीजें आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी वी प्रोपोर्शनल है आई के, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम खत्म करते हैं तो वी इक्वल टू आई आर बनता है, और ये जो आर है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर हम ग्राफ को देखें और वाई एक्सिस पे अगर हम वोल्टेज ड्रा करें और एक्स एक्सिस अगर हम करंट ड्रा करें, तो इसकी जो स्लोप आप फाइंड करेंगे, स्लोप हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, कि स्लोप हमेशा वाई एक्सिस की क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाती है। तो इस ग्राफ की अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे यानी वी ओवर आई करेंगे, तो इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि वी ओवर आई किसकी इक्वल है, रेजिस्टेंस आर की इक्वल है। यानी अगर आप वाई एक्सिस पे वोल्टेज लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आप करंट लेते हैं, तो ओमिक डिवाइस के लिए ये शर्त है कि डिवाइस ओमिक होना चाहिए। तो ओमिक डिवाइस के लिए जब इसकी आप स्लोप फाइंड करते हैं तो वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर आ जाती है आपके पास। ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि ओमिक ओम लॉ जो है इसकी एक कंडीशन भी है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर में करंट पास करता है तो उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी ये पंखे हैं या मोटरें हैं, इनमें से जब करंट पास करता है ये कुछ देर वर्क करते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये ओमिक डिवाइसेस नहीं है। ओमिक डिवाइसेस की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास सिल्वर वायर जो कॉपर वायर है और इसके अलावा जो रेजिस्टर्स हैं ये हमारे पास ओमिक डिवाइसेस हैं, लेकिन शर्त यह है कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, यानी थोड़ा सा करंट अगर आप इसमें से पास करवाएं तो फिर ये चीज़ें आपको ओमिक बिहेवियर शो करेंगी, लेकिन जब आप इनमें से ज्यादा करंट फ्लो करवाना शुरू करेंगे तो फिर ये भी हीट अप हो जाएंगी, सिल्वर और कॉपर की वजह भी हीट अप होना शुरू हो जाएंगी, लिहाजा फिर ये भी नॉन ओमिक हो जाएंगी। और नॉन ओमिक की एग्जांपल आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब होता है, सेमीकंडक्टर डायोड्स है, ये सारी सारी चीजें जो है ये नॉन ओमिक डिवाइसेज है। रेजिस्टेंस जो कि ओम लॉ के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये हमें क्या बताती है, रेजिस्टेंस हमें बताती है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को फ्लो करने में जितनी अपोजिशन फ्राहम की जाएगी उस कंडक्टर की तरफ से उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी करंट में रुकावट। और रेजिस्टेंस जो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर और टेम्परेचर। लेंथ अगर आप बढ़ा देंगे तो इस फार्मूले के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया अगर आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और तीसरी चीज़ है टेम्परेचर जो कि फार्मूले में गिवन नहीं है। और इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी जो है इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये दूसरे नाम लाजमी याद रखा करें क्योंकि बाद नाम चेंज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसका यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट।
रेजिस्टेंस का जो उल्ट होता है वो कंडक्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो में रुकावट, जबकि कंडक्टेंस ये है कि कोई मटेरियल अपने में से कितनी आसानी से करंट पास करने दे रहा है, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जब आप उल्ट ले लेते हैं तो आपको कंडक्टेंस मिल जाती है। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो साइमन है, या इसे ओम इनवर्स भी आप कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी और या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और ये चीज़ मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होते हैं वो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते। यानी अगर आपसे कल कोई क्वेश्चन करवा लिया जाए तो ये ना हो कि आपसे कहा जाए कि एक कंडक्टर की लेंथ अगर हम डबल कर दें, एरिया ट्रिपल कर दें, तो बताएं रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये ना हो कि आप ये वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे एल की वैल्यू 2 एल और ए की जगह 3 ए करके आप इसकी रेजिस्टिविटी निकालना शुरू कर दें, तो ऐसा हर नहीं करना। जो चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती हैं वो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, वो लेंथ एरिया थिकनेस विड्थ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। जब तक आपका मटेरियल सेम रहेगा, यानी कॉपर है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, सिल्वर है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है। जब तक मटेरियल सेम रहेगा तब तक रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, जैसे ही आप मटेरियल चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और ये बहुत सारी चीजें हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास, यंग मॉडुलस है, थर्मल कंडक्टिविटी है, टेंपरेचर कोफिशिएंट है, ये रेजिस्टिविटी है। इस तरह की काफी चीजें हैं जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो जिस तरह रेजिस्टेंस का उल्ट है कंडक्टेंस, बिल्कुल इसी तरह रेजिस्टिविटी का उल्ट है कंडक्टिविटी, और ये है रेजिस्टिविटी का उल्ट। यानी सिग्मा से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसका यूनिट जो है वो ओम मीटर इनवर्स या फिर मोह, ठीक है। यानी वो जो रेजिस्टिविटी का यूनिट था उसी के साथ ऊपर हमने क्या लगा दिया, इनवर्स लगा दिया, या फिर आप मोह कह दें। एक दफा क्वेश्चन आया था किसी टेस्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर दिया कि फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बनाया जाता है, टंगस्टन वायर से। ये अमूमन जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स का खराज करवाना हो तो वहाँ पे टंगस्टन वायर यूज़ की जाती है। टेम्परेचर का इफेक्ट है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मेटल में हमें पता है बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कोलिजन है वो बढ़ जाती है, और कोलिजन एक्चुअली किस चीज़ का नाम है, रेजिस्टेंस का ही नाम है। यानी कोलिजन बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की तो वहाँ पे उल्ट केस है, यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम, वहाँ पे जो हमें फायदा होता है वो ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं सेमी कंडक्टर के वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। और हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ करंट होता है। तो जब आपके पास ज्यादा बॉन्ड ब्रोक होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्जेस आपके पास ज्यादा हो जाएगा, और इससे आपके पास जो करंट है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तभी तो जितनी सोलर प्लेट्स आ रही हैं वो सारी सारी सेमी कंडक्टर मटेरियल को यूज करके बनाई जा रही है, ताकि उनके ऊपर जब हीट पड़ती है तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हों और ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करे। तो सेमी कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस कितने कॉम्बिनेशन में लगाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ये भी दो तरीकों से लगाए जा सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने का आपके पास आपको जो फायदा है वो ये है कि हर रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा, और तमाम जो रेजिस्टेंसेज हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उन सब का जब आप सम लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। और इसके अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना चाहें, यानी तमाम जो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़ी हुई उनकी इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करनी है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली आपस में उनको ऐड कर दें तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। और अगर आपके पास n रेजिस्टेंसेज हैं और सारी की सारी सेम है, तो फिर आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी R प्राइम कह लें या इक्विवेलेंस कह लें इक्वल टू NR, क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंस है तो R प्लस R करेंगे तो आपके पास 2R आ जाएगा। तीन रेजिस्टेंसेज सेम है तो R प्लस R करेंगे तो आपके पास 3R आ जाएगा। तो अगर आपके पास n रेजिस्टेंसेज हैं तो फिर जब आप इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो आपके पास जो नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो NR आ जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो फिर ये है कि हर रेजिस्टेंस में से जो करंट पास करेगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होंगे, यानी वही चीजें जो उधर डिफरेंट इधर सेम हो जाएंगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। अगर आपके पास n वायर्स हैं और सारी की सारी इक्वल रेजिस्टेंस R रखती हैं और उनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास जो आएगी वो आएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर n। यानी उसमें था आपके पास NR, इसमें R ओवर n आ गया आपके पास। घरेलू जो वायरिंग की जाती है ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन की जाती है। इसका फायदा ये होता है कि आप हर अप्लायंस को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पंखा चलाना है तो उसको आप अलग से स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्ब बंद करना है तो उसको आप अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सीरीज में लगी होती हैं तो आप इनको अलग से कंट्रोल ना कर सकते, यानी ये पंखा लगा हुआ है और आगे इसके लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ है, आगे इसलिए लगी हुई है, तो एक ही बटन अगर लगा हुआ तो आप एक बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी ऑन हो जाएंगी, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हमें एक चीज़ ऑन करनी है लेकिन ये सारी ऑन हो गई है, तो इसलिए घरेलू जो वायरिंग होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कामयाब नहीं है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये की जाती है ताकि हर अप्लायंस अपनी मर्जी से कंट्रोल की जा सके। और इसका ये भी फायदा है कि अगर कोई एक अप्लायंस खराब भी हो जाती है तो वो दूसरों पे इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक दरमियान में चीज़ खराब हो जाती तो उससे अगली वाली नहीं चलनी थी, जब तक वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक उस चीज़ को हम ठीक ना कर देते तब तक कोई नहीं चलनी थी। लिहाजा सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम वायरिंग करते तो हमारी प्रॉब्लम थे। लिहाजा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेज को जोड़ते हैं तो जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो मिनिमम आती है। यानी आपके पास फर्ज करें तीन रेजिस्टेंसेज हैं, R1 है, R2 है और R3 है, और इनकी जब आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं R इक्विवेलेंस, ये R इक्विवेलेंस है, तो ये मिनिमम वैल्यू आती है। मिनिमम का मतलब है कि अगर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की, एक है 5 ओम की और एक है 15 ओम की, तो जो R इक्विवेलेंस होगी वो सबसे जो छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी होगी, यानी लेस देन 2 ओम होगी। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आपने फीचर लाजमी याद रखना है। ये अमूमन क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है, आपको तीन चार रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें से कौन सी मुमकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाए तो आपने यही ढूंढना है कि सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी, यानी सबसे छोटी रेजिस्टेंस फर्क करें 2 ओम तो इससे भी छोटी होगी
पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बाकी जो तीन ऑप्शन होंगे वो टू से बड़े होंगे, एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो टू से छोटा होगा, या फिर नन ऑफ द अबव जरूर होगा। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें अब जो करने जा रहे हैं हो सकता है आपके लिए न्यू हो, लेकिन बहुत मजे की चीज़ें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है जिसमें कहा जाता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है कि इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम ट्वाइस या थ्राइस, वो स्टेटमेंट और चीज़ है, लेकिन अगर उसी वायर की जो लेंथ है उसको स्ट्रेच करके डबल या ट्रिपल कर दिया जाए तो और बात है। यानी एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम डबल, तो ये और चीज़ है। लेकिन अगर यहीं पे अगर लिख दी जाए कि इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम डबल बाई स्ट्रेचिंग इट, ठीक है, इसको स्ट्रेच करके उसकी वायर लेंथ को डबल किया गया, तो ये और चीज़ है। तो अगर ये जो चीज़ है ये अगर हो तो आपने सिंपली वही फार्मूला लगाना, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। आपने एल की जगह 2 एल पुट कर देना है और आपने नई रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। लेकिन जब बात होगी स्ट्रेच करने की, इसके स्ट्रेच करके आपने रेजिस्टेंस जो लेंथ सॉरी उसको डबल या ट्रिपल या एन टाइम कर दिया है, तो फिर उसको कैसे आपने नई जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी या नेट रेजिस्टेंस आएगी, वो आपके पास फार्मूला होगा आर प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। ये आर वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी, और आर प्राइम वो रेजिस्टेंस है जब आपने उस लेंथ को उस वायर को स्ट्रेच करके लंबा कर दिया है। और ये कैसे फार्मूला है ये आप आसानी से कर सकते हैं। देखें, ये आपके पास वायर है, मैं कहता हूँ कि मैंने इसको स्ट्रेच करके एन टाइम लंबा कर दिया, यानी ये थी लेंथ इसकी एल, मैंने इसकी लेंथ अब कर दिया एन एल, एन टाइम इसको लंबा कर दिया है। अब पहले इसकी रेजिस्टेंस थी सिंपल आर, और अब इसकी रेजिस्टेंस है आर प्राइम, और ये आर प्राइम मैं देखना चाहता हूँ। तो फार्मूला माइंड में रखिएगा कि पहला फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, और जो दूसरे वाला फार्मूला है वो है आर प्राइम इज इक्वल टू रो एल प्राइम ओवर ए प्राइम। जरा बताइएगा कि मैंने आर जो रो है इसके ऊपर मैंने प्राइम क्यों नहीं डाला। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। बाकी जो चीज़ें हैं सब पे मैंने प्राइम डाला है, रो के ऊपर मैंने प्राइम नहीं डाला, इसकी क्या रीज़न है। बिकॉज सर आपने जो अभी वायर ली है उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, चूंकि दैट्स जो वाई। रेजिस्टिविटी होती है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, और मटेरियल तो हमने वही अभी तक रखा हुआ है, जो भी कॉपर की वायर थी या सिल्वर की वायर थी, वो तो अभी तक हमारे पास वायर तो वही है। लिहाजा रेजिस्टिविटी जो है ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये वही रहेगा। अभी आप हम कंटिन्यू करते हैं। तो एल प्राइम जो है ये हमने ऊपर मेंशन कर दिया कि ये हमने एन टाइम कर दिया ओरिजिनल लेंथ के, तो ये एल प्राइम की जगह एन एल आ गया। अब मसला है एरिया का। तो आप डेली लाइफ में काम करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है जो फ्लेक्सिबल है, फर्ज करें आपके पास यही कोई इस तरह की चीज़ है, फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको जब स्ट्रेच करके लंबा करेंगे तो आप ये उम्मीद ना रखें कि ये इसकी जो मोटाई इतनी आपको नजर आ रही है ये मोटाई इतनी रहेगी। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी मोटाई इतनी हो जाएगी ये, क्योंकि चीज़ वही थी आपके पास, उसको आपने स्ट्रेच करके लंबा कर दिया, तो आप लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपका एरिया था या मोटाई थी वो अब वो नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, चीज़ का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम हमें पता होता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है। तो वी प्राइम और वी आपस में इक्वल है, तो वी प्राइम आपका होगा ए प्राइम इंटू एल प्राइम इज इक्वल टू वी है ए इंटू एल। हमें ए प्राइम चाहिए, यहाँ पे पुट करने के लिए हमें ए प्राइम चाहिए, तो ए प्राइम हम यहाँ से निकालते हैं तो ये आएगा ए एल ओवर एल प्राइम, और एल प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हमने ली हुई है एन एल, तो ये एल और एल आपस में कट जाएगा और हमारा जो ए प्राइम आ जाएगा वो आएगा ए ओवर एन। तो ये यहाँ पे उठा के पुट कर दें, आर प्राइम इज इक्वल टू रो एल प्राइम की जगह आ जाएगा एन एल, और एरिया ए प्राइम की जगह आ जाएगा ए ओवर एन, और एन जो है ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरीके से आ जाएगा एन स्क्वेयर रो एल ओवर ए। और ये आपके सामने चीज़ है नज़र आ रही है आपको कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपके पास है आर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आर प्राइम जो है वो इक्वल है एन स्क्वेयर टाइम आर। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि जब आप किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करते हैं एन टाइम, तो उसकी जो नई रेजिस्टेंस आती है वो आती है एन स्क्वेयर इंटू टू, सॉरी एन स्क्वेयर इंटू आर। तो आप ये क्योंकि जनरलाइज केस है, अगर मैं कहता हूँ कि आपने स्ट्रेच करके उसकी वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो आप एन की जगह टू पुट कर देंगे। अगर मैं कहता हूँ कि उसकी लेंथ को आपने स्ट्रेच करके थ्राइस कर दिया है, 3 गुना कर दिया, तो फिर आप 3 पुट कर देंगे एन की जगह। तो जनरलाइज केस का ये फायदा होता है कि आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि अगर आप एन वायर्स हैं, सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है आर है, और उनको आपस में आप ट्विस्ट करते हैं, ये मैंने फिगर भी बनाई है, ट्विस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से डिफरेंट वायर्स को आपस में लपेट देते हैं, तो फिर जो आपके पास नेट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी आर ओवर एन स्केयर। अब इसमें डिवाइडेड बाई एन स्केयर हो गया, और इसकी रीजन भी यही है, बल्कि ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये जरा कीजिएगा जी प्रूफ। हिंट दे देता हूँ कि जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ज़रा एक अगर लेंथ है उसका एरिया उसकी लेंथ ये है, और आपके पास तीन या एन वायर्स हैं, सारी सारी इतनी है, तो जब आप उनको इस तरह ट्विस्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ वाज़ेह नजर आ रही है कि इसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है, यानी एरिया में फर्क आ रहा है, लेंथ सबकी वही है, ठीक है, क्योंकि आपने ट्विस्ट किया ना। ट्विस्ट करने का ये है कि आपके पास जो फिर एंड पे आपके पास ओवरऑल जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी लेंथ सॉरी लेंथ वही रह चुकी होगी, लेकिन उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो चुका होगा। तो अभी जिस तरीके से मैंने किया था आपके सामने, बिल्कुल उसी तरीके से आपने वॉल्यूम वाला और ये कॉम्बिनेशन यूज करके आपने निकालना है कि वाकई ट्विस्ट करने से जो नई रेजिस्टेंस बनती है वो आर ओवर एन स्क्वायर होती है। कीजिएगा जरा।
नेक्स्ट ये कि अगर आपके पास तीन इक्वल रेजिस्टेंसेज हों और उन तीनों को आपस में आपने एक ट्रायंगल की शक्ल में जोड़ दिया, यानी ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरी ये रेजिस्टेंस है और तीसरी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ए बी सी, ये आर है, ये भी आर है, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो लिहाजा तीनों आर 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 ही होंगी। तो आपने अगर सपोज यहाँ इन दो पॉइंट के दरमियान इक्वल रेजिस्टेंस देखनी है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बाकी जो है आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये देखें। तो आप इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लें तो ये आ जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू टू आर, ये टू आर आ गया। अब इस टू आर को आपने इस आर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, यानी कि वन ओवर टू आर प्लस वन ओवर आर, क्योंकि पैरेलल में आप ऐसे जोड़ते हैं वन ओवर करके। तो इस तरीके से आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगी दोनों पॉइंट ए और सी के दरमियान। इसी तरह अगर आपने बी और सी के दरमियान देखना है तो आप ऐसा करेंगे, ये बी और सी, अब आपके पास ये जो आर है और ये जो आर है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन के तरीके से ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको आपने इसके साथ पैरेलल में जोड़ देना है। इसी तरह अगर आपसे ये ए और बी के दरमियान देखा जाए, पूछा जाए कि ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो आपने फिर इस आर को और इस आर को सीरीज में जोड़ लेना है और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ देना है। तो इक्वल रेजिस्टेंस में आपके पास जो आंसर है वो आपका फिक्स्ड है, यानी 2/3 आर। ये शर्त ये है कि आपके पास तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन जब अनइक्वल रेजिस्टेंस होंगी तो फिर ये आंसर फिक्स नहीं है, फिर 2/3 आर नहीं आएगा, बल्कि फिर आपने पूरा प्रॉपर फार्मूला यूज करना है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको करके दिखाया है कि जिन दो पॉइंट के दरमियान लेनी है उस पॉइंट को आप सेपरेट कर लें और बाकी दोनों को पहले सीरीज में जोड़ लें, उनका जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। जैसा कि यहाँ पे दोबारा मैंने फिगर बनाई है, तो सपोज आपसे कहा जाता है कि N2 और N3 इसके दरमियान जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करके बताएं, यहाँ पे बताएं कि आर इक्विवेलेंस कितनी आती है। तो इसको छोड़ें फिलहाल, क्योंकि ये दरमियान में, इसको छोड़ें, इन दोनों को आप पहले ऐड करें सीरीज में, R2 और R3 को सीरीज में ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको फिर आपने R1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। इस तरीके से आपके पास जो इक्विवेलेंट है या नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है जी, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि जब किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है, ये चीज़ हमें बताती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका फार्मूला है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। आर टी जो है ये रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी है, और आर नॉट जो है ये टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो भी आपके पास एक रेफरेंस टेम्परेचर होगा, ये जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, बल्कि कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर हो सकता है वो पहला टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे और दूसरा टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे, तो फिर आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर टी जो है ये रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जो टी है ये टेम्परेचर है, यहाँ पे ये टी से परेशान नहीं होना, लोग अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं इस टी में, टाइम समझ लेते हैं। इसी तरह वो जो वेलोसिटी का फार्मूला था हमारा, वी नॉट इज इक्वल वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइम है, तो ये टाइम नहीं है बल्कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों में, उसमें भी और इसमें भी। इसी चीज़ को आप रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमें पता है आर का फार्मूला जो है उसके साथ रो का रिलेशनशिप है, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो एल ओवर ए जो है ये कट जाएगा, तो आपके पास सिंपली जो है वो रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट टी। अल्फा जो है ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, और इसका यूनिट जो है ये पर केल्विन है। पर केल्विन होना भी चाहिए क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, यानी ऊपर आपका जो यूनिट बन रहा है वो बन रहा है ओम, और नीचे रेजिस्टेंस है और टाइम है, यानी रेजिस्टेंस यूनिट ओम और टाइम, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, केल्विन है, तो ये आपस में कट जाएंगे और आपका जो यूनिट आएगा वो पर केल्विन आ जाएगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। जिस तरह के अभी हमने ऊपर सेमीकंडक्टर देखा था, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो थे उनकी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से मोर एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जिससे कंडक्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, यानी इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन वगैरह जो है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, ये जो अल्फा की वैल्यू है ये वेरी करती है 2 से लेकर 3 तक, यानी ये एक नंबर है जो 2 से 3 तक वेरी करता है। थर्मिस्टर जो है ये भी आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। थर्मिस्टर, थर्म, थर्म का मतलब यही है कि इसका ताल्लुक हीट के साथ है, यानी ये ऐसा रजिस्टर है जो हीट के साथ जिसमें वेरिएशन आती है, यानी जब आप इसमें हीट इसकी बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आता है, तो इस तरह के रजिस्टर जो हीट डिपेंडेंट उन्हें थर्मिस्टर कहा जाता है। ये लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, तकरीबन 10 केल्विन तक का ये लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है वेरिस्टर, तो वेरिस्टर जो है ये भी रजिस्टर है, लेकिन ये डिपेंड करता है वोल्टेज के साथ, यानी जब आप वोल्टेज इसके इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, यानी ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। थर्मिस्टर थर्मल यानी हीट डिपेंडेंट, और वेरिस्टर जो है ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। इसके बाद है जी आपके पास कार्बन रेजिस्टर्स, ये सबस्ट्रेट इनमें एक चीज़ होती है। सबस्ट्रेट क्या होता है कि हाई सिरेमिक हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड होता है, नीचे बतौर सबस्ट्रेट यूज होता है, और उसके ऊपर आपने एक थिन रेजिस्टिव फिल्म जो है वो कार्बन की कोट की होती है उस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इस तरीके से आपके पास कार्बन रेजिस्टर बन जाते हैं। और ये आपने देखे होंगे लैब के अंदर कार्बन रेजिस्टर, उसके ऊपर बैंड भी होते हैं, कार्बन ब्लैक बैंड होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, और इन जो बैंड इनकी वैल्यू भी नीचे टेबल के अंदर दी हुई है, और इसको याद रखने का फार्मूला भी सबको पता है। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है, यानी जब आपके पास रजिस्टर आपके सामने आएगा तो आपने उसको लेफ्ट से राइट बैंड देखना होता है। तो पहला बैंड जो होता है ये हमें बताता है नंबर ऑफ जीरो को, फर्स्ट बैंड गिव फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट डिजिट बताता है